आज का हमारा टॉपिक है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो का क्या मतलब है कि वाटर जब किसी भी जगह पे फ्लो करता है या बहता है तो वो कितनी फोर्स जो है वो एक्सर्ट करेगा अपने रास्ते में आने वाली चीज़ के ऊपर, उसको हम कहते हैं फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। अब देखें, इस चैप्टर के अंदर हम मोशन एंड फोर्स के बारे में चूँकि पढ़ रहे हैं तो हम जो है वो वाटर की फोर्स को कैलकुलेट करेंगे कि अगर वाटर जो है वो किसी भी जगह पे बह रहा हो या फ्लो कर रहा हो और उसके रास्ते में अगर कोई दीवार आ जाती है या कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो उसके ऊपर जो है वो कोई ना कोई फोर्स लगाएगा। उस फोर्स की वैल्यू को जो है वो हमने कैलकुलेट करना है कि वो वैल्यू जो है वो कितनी होगी। तो लेट्स से हमारे पास ये एक हॉरिजेंटल पाइप है और इस हॉरिजेंटल पाइप के अंदर से वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है। लेट्स से इसके सामने जो है वो कोई भी एक वॉल हम रख देते हैं या एक दीवार बना देते हैं, तो क्या होगा कि जब ये पानी यहाँ से निकलेगा तो ये इस दीवार के साथ टकराएगा और टकराने के नतीजे में ये इस दीवार के ऊपर जो है वो कोई ना कोई फोर्स लगाएगा। लेट्स से इस वाटर की जो इनिशियल वेलोसिटी है, लेट्स से ये v वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव कर रहा है और जब ये मूव करेगा तो लेट्स से डेल्टा टी टाइम के दौरान क्या होगा कि इसका जब दीवार के साथ टकराव होगा तो दीवार से टकराने के बाद ये रेस्ट की हालत में आ जाएगा, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो हम लिख सकते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो v के बराबर है और इसकी फाइनल वेलोसिटी दीवार के साथ टकराने के बाद जो है वो क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ये रेस्ट की हालत में आ जाएगा। और इस केस में हमारे पास जो टाइम है, लेट्स से इसका दीवार के साथ टकराने का टाइम जो है वो कितना होगा, t के बराबर। अब देखें कि यहाँ पे दो तरह की फोर्सेस होंगी। एक वो फोर्स होगी जो कि ये वाटर इस वॉल के ऊपर लगाएगा और दूसरी वो फोर्स होगी जो कि ये वॉल इस वाटर के ऊपर लगाएगी। हम अगर दोनों में से कोई एक फोर्स भी निकाल लेते हैं तो दूसरी फोर्स को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट्स से हम सबसे पहले जो है वो फोर्स निकालते हैं जो कि ये वॉल इस वाटर के ऊपर लगाएगी और फिर हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ वो फोर्स निकाल सकते हैं जो कि वाटर इस वॉल के ऊपर एक्सर्ट करेगा। हम यहाँ पे जो है वो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं जो कि हमने लास्ट टाइम भी यूज़ किया था, जिसको हम इम्पल्स का फार्मूला कहते हैं। तो वो क्या है, F मल्टीप्लाइड बाई टी इज इक्वल्स टू MVF माइनस MVI। यहाँ से अगर हम फोर्स निकालना चाहें तो M जो है वो कॉमन आ जाएगा, बाकी आ जाएगा VF माइनस VI डिवाइडेड बाई टी। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें तो वो वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास क्या आएंगी, F इज इक्वल्स टू M। फाइनल वेलोसिटी जो है ये हमारे पास 0 है और इनिशियल वेलोसिटी जो है ये किसके बराबर है, v के। और यहाँ पे टाइम जो है वो किसके बराबर है, t के। तो अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा माइनस mv डिवाइडेड बाई टी। याद रखें कि ये जो अभी हमने फोर्स निकाली है, ये फोर्स जो है इसकी वैल्यू आई है F इज इक्वल्स टू माइनस mv डिवाइडेड बाई टी। ये वो फोर्स है जो कि वॉल जो है वो वाटर के ऊपर लगा रही है, वॉल ऑन वाटर। हमने वो फोर्स निकालनी है जो कि वाटर जो है वो वॉल के ऊपर लगाएगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो क्या होगा कि वो फोर्स इसके मैग्नीट्यूड में बराबर लेकिन डायरेक्शन में जो है वो ऑपोजिट होगी। तो हम इसी का जो है वो नेगेटिव ले लेंगे, माइनस mv डिवाइडेड बाई टी। तो ये आ जाएगी F इज इक्वल्स टू mv डिवाइडेड बाई टी। ये वो फोर्स है जो कि वाटर लगा रही है किसके ऊपर, वॉल के ऊपर। और इसी इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करके लिखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाई टी मल्टीप्लाइड बाई v। इस तरह से लिखने का इसका क्या मकसद है कि हमें इसमें दो चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। सबसे पहले यहाँ पे m ओवर t है और m ओवर t का क्या मतलब है, मैस पर सेकंड।
मैस पर सेकंड का मतलब है कि उस हॉरिजॉन्टल पाइप के अंदर से जो पानी निकल रहा है और दीवार के साथ टकरा रहा है, कितने सेकंड में कितना मैस जो है वो उसके अंदर से निकल रहा है। और v जो है इसका यहाँ पे क्या मतलब, चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम v जो है इसकी जगह पे लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो है ये असल में दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक ये डिपेंड करती है मैस पर सेकंड पे कि इस पाइप के अंदर से कितने सेकंड में या कितने टाइम में कितना मैस जो है वो निकल रहा है। जितना मैस पर सेकंड ज़्यादा निकलेगा उतनी ही फोर्स ज़्यादा लगेगी। और दूसरा ये डिपेंड कर रही है चेंज इन वेलोसिटी पे कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी के अंदर जो है वो कितना चेंज आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें दो चीज़ें गिवन हैं, एक मैस पर सेकंड और दूसरा चेंज इन वेलोसिटी, तो हम इसकी फोर्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फर्ज करें कि अगर हमें मैस पर सेकंड गिवन है 3 किलोग्राम पर सेकंड, मतलब उस पाइप के अंदर से एक सेकंड में 3 किलोग्राम जो है वो वाटर निकल रहा है। और अगर उसकी वाटर की जो वेलोसिटी है वो चेंज इन वेलोसिटी जो है v, लेट से वो 5 मीटर पर सेकंड है, तो हम इसकी फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो निकाल सकते हैं मैस पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वेलोसिटी। मैस पर सेकंड है 3 किलोग्राम पर सेकंड और चेंज इन वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, तो इसकी फोर्स जो है वो निकल आएगी 15 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 15 न्यूटन। तो ये है हमारे पास फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो को निकालने का तरीके का, जिसमें आपको सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, एक मैस पर सेकंड और दूसरा चेंज इन वेलोसिटी। नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जिसका नाम है मोमेंटम एंड एक्सप्लोजिव फोर्सेस। अब हम इस टॉपिक के अंदर ये देखेंगे कि मोमेंटम का और एक्सप्लोजिव फोर्सेस का आपस में क्या रिलेशनशिप है। एक्सप्लोजिव फोर्सेस का मतलब होता है ऐसी फोर्सेस जो कि एक्सप्लोजन यानी कि धमाके के नतीजे में जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। हमने ये देखा था कि जब हम किसी भी जगह पे एक आइसोलेटेड सिस्टम देखते हैं तो आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है, जिसके बारे में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर पढ़ा। अब हम ये देखेंगे कि एक एक्सप्लोजिव सिस्टम जो है क्या उसका भी टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा या फिर नहीं रहेगा। और सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या वो एक्सप्लोजिव सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड है। तो सिंपल सी बात है कि अगर वो आइसोलेटेड होगा तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा, अदरवाइज उसका मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। तो फर्ज करें कि हमारे पास कोई भी एक शेल है, शेल कहते हैं गोले को, और ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और ये है इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन। अब क्या हुआ कि ये मिड एयर के अंदर एक्सप्लोड हुआ और एक्सप्लोड होने के बाद लेट से ये दो फ्रैगमेंट्स यानी कि दो टुकड़ों के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया। एक इसका टुकड़ा जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा और दूसरा जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा। अब सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना है कि क्या ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है या फिर नहीं है। तो देखिए, आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। जब ये शेल एक्सप्लोड करेगा तो ये इंटरनल फोर्स की वजह से एक्सप्लोड करेगा, इस पे बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। और अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसका टोटल मोमेंटम जो है वो भी कंजर्व रहना चाहिए। तो देखते हैं कि इसका टोटल मोमेंटम जो है वो कैसे कंजर्व रहेगा। सबसे पहले देखें कि जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो हमारे पास मोमेंटम का फार्मूला होता है P = mv। जिस तरफ वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है उसी तरफ मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। तो इसका मतलब है कि इसके इनिशियल मोमेंटम की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके जो दो शेल्स बने, एक इस डायरेक्शन में गया और दूसरा जो है टुकड़ा इसका इस डायरेक्शन में गया। तो इसका मतलब है कि इस टुकड़े की डायरेक्शन जो है मोमेंटम की इस तरफ होगा और इस तरफ इसकी दूसरे की डायरेक्शन होगी। अब हम यहाँ पे ये प्रूव कर सकते हैं कि अगर इन दोनों का वेक्टर सम लें
और उसका रिजल्टेंट इसके बराबर आ जाए यानी कि इनिशियल मोमेंटम के, तो इसका मतलब है कि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम दोनों आपस में बराबर हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। हम इस वाले मोमेंटम के अंदर इस वाले को ऐड करेंगे। लेट्स से मैं इसको P1 कह देता हूँ, इसको P2 कह देता हूँ। तो ये हमारे पास जो है वो P1 आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर हमने ऐड करना है हेड टू टेल रूल की मदद से P2 को। तो हेड टू टेल रूल क्या कहता है कि फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ सेकंड वेक्टर की टेल को जोड़ते हैं। तो ये हमने फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ जो है वो सेकंड वेक्टर की टेल को यहाँ पे जोड़ देना है। तो ये आ गया हमारे पास सेकंड वेक्टर, जिसको हम शो कर सकते हैं P2 के साथ। अब आगे रिजल्टेंट की बारी। तो सबसे पहले वेक्टर के हेड के टेल के साथ रिजल्टेंट की टेल को मिलाएंगे और सबसे आखिरी वेक्टर के हेड के साथ रिजल्टेंट के हेड को मिलाएंगे। तो ये हमारे पास जो है वो इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला रिजल्टेंट और ये वाला वेक्टर दोनों जो हैं वो सेम डायरेक्शन में है। ये भी डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है और फर्दर दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का जो सम है P1 प्लस P2 ये किसके बराबर है, इनिशियल मोमेंटम के, यानी कि दोनों का फाइनल मोमेंटम का सम इनिशियल मोमेंटम के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका टोटल मोमेंटम जो है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो ये हमारे पास जो है वो वही एग्जांपल हो गई कि अगर आपके पास कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। मतलब इस केस के अंदर हमने ये देखा कि अगर शेल के यानी कि इस गोले के डिफरेंट जो है वो टुकड़े हो जाते हैं तो इन टुकड़ों का मोमेंटम का जो सम होगा वो इनिशियल मोमेंटम के बराबर आएगा। यहाँ पे इसके दो जो है वो फ्रैगमेंट्स बने थे, इसके जितने भी फ्रैगमेंट्स बनेंगे उन तमाम का वेक्टर सम जो है वो इनिशियल मोमेंटम के बराबर आना चाहिए। इसमें जो है वो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम जो एग्जांपल लेंगे वो होगी एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी भी देखी होगी, गन एंड बुलेट वाली एग्जांपल। ये भी एक तरह का जो है वो एक्सप्लोजिव सिस्टम है। लेट्स से हमारे पास एक गन है जिसका मैस है कैपिटल M और एक बुलेट है जिसका मैस है स्मॉल m। अगर हम इन दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज़ की बात करें तो जब हमने अभी उस गन को नहीं चलाया तो गन की वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी और चूँकि बुलेट भी उसमें से नहीं निकली तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी क्या होगी, ज़ीरो। अगर हम इन दोनों के इनिशियल मोमेंटम्स की बात करें तो मोमेंटम का फार्मूला होता है P = mv। चूँकि इन दोनों की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गन और बुलेट दोनों की वेलोसिटी चूँकि ज़ीरो है तो डेफिनेटली इनका इनिशियल मोमेंटम भी क्या होगा, ज़ीरो। तो यहाँ पे जो है वो हम लिख सकते हैं कि टोटल इनिशियल मोमेंटम = Pi = 0, यानी कि दोनों का सम हम करेंगे तो 0 + 0 ये क्या निकल आएगा, 0। अब हम बात करते हैं कि जब हमने गन को फायर कर लिया, जब हम फायर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बुलेट जो है ये आगे की तरफ जाएगी v वेलोसिटी के साथ और गन जो है ये रिकॉइल करेगी कैपिटल V वेलोसिटी के साथ पीछे की तरफ। डेफिनेटली बुलेट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि उसका मैस कम है। अगर मैस कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी और बुलेट गन का मैस चूँकि बहुत ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। अगर हम इन दोनों के फाइनल मोमेंटम की बात करें तो गन का फाइनल मोमेंटम निकलेगा कैपिटल M कैपिटल V और बुलेट का फाइनल मोमेंटम निकलेगा स्मॉल m स्मॉल v। तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों का टोटल फाइनल मोमेंटम निकालना चाहें तो देखते हैं कि वो कितना निकलेगा। टोटल फाइनल मोमेंटम निकलेगा Pf = mv माइनस mv। मैंने यहाँ पे प्लस की बजाय माइनस इसलिए लिखा क्योंकि अगर बुलेट आगे की तरफ जाती है तो गन जो है वो किस तरफ आएगी, रिकॉइल करके वो पीछे की तरफ आएगी। तो डेफिनेटली जो है वो रिकॉइल करने से क्या होगा कि उसकी डायरेक्शन जो है वो गन की वेलोसिटी से अपोजिट होगी और इसका सम भी क्या हो जाएगा, 0। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमने यहाँ पे नोट करनी है कि mv माइनस mv किसके बराबर है, 0 के।
किस वजह से? क्योंकि गन का मास बहुत ज़्यादा है तो गन की वेलोसिटी कम होगी, बुलेट का मास बहुत कम है तो बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो दोनों में से अगर एक चीज़ ज़्यादा है तो दूसरी कम हो जाएगी, अगर एक चीज़ कम है तो दूसरी ज़्यादा हो जाएगी। अल्टरनेटिवली दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा? सेम। तो अगर हम इक्वल और अपोजिट चीज़ों को माइनस करें तो उनका सम क्या निकल आएगा? ज़ीरो। आप देख सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम जो है वो भी इस केस में जो है वो ज़ीरो है और फाइनल मोमेंटम जो है वो भी क्या निकल आया? ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि इस केस के अंदर भी आपका टोटल मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो चाहे वो एक्सप्लोजिव सिस्टम हो या कोई भी सिस्टम हो, उस आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है।